तमाम दर्शकों को मेरा यानी अमित झा का नमस्कार। तो दर्शकों, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चुनाव की अपनी व्यवस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी व्यवस्था के तहत नगर निगम का चुनाव भी होने जा रहा है। और आज की हमारी परिचर्चा का विषय भी यही हो कि कैसी हो हमारी नगर सरकार। और आज इस परिचर्चा को करने के लिए आज हमने हमारे खास मेहमान जो यहाँ पर बुलाए हैं, आइए उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ। सबसे पहले हमारे बीच मौजूद है जगत बहादुर सिंह अन्नू जी, जिन्हें नगर निगम की कार्यशैली का काफी लंबे अरसे से पुराना अनुभव रहा है। इसके साथ ही प्रदेश संगठन मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के डॉक्टर मुकेश जायसवाल जी। ब्रिटिश स्कूल ऑफ इंग्लिश के डायरेक्टर अनुराग सोनी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं आज की इस परिचर्चा में। और आपको विषय में बता दें कि आप युवाओं में अधिक लोकप्रिय हैं, साथ ही साथ संघ के बीच एक अच्छी खासी पहचान आपकी है। इसके साथ ही एसोसिएशन के पूर्व सचिव आदरणीय मनीष मिश्रा जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। चलिए आज की परिचर्चा को यहीं पर आगाज करते हैं और आज का हम अपने जो मेहमान हैं उन्हें 30 मिनट का समय देते हैं यह जानने के लिए कि उनका नजरिया क्या है कि कैसा हो हमारा जबलपुर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मनीष मिश्रा जी से। मनीष जी, कैसा होना चाहिए हमारा जबलपुर शहर, ये 30 सेकंड में आपको बताना है। जबलपुर शहर कैसा होना चाहिए, ये विषय आपने बहुत अच्छा चयन किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये अपन ये कहें कि जबलपुर को किस तरीके से विकास की ओर ले जाते हुए मेट्रो शहर बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर मुकेश जायसवाल, देखिए बेसिकली अभी तक जबलपुर था, पिछड़ा अभी भी है और अभी भी रहा पिछले 30-35 सालों से। वर्तमान स्थिति में जो वार्डों की स्थिति है, वार्डों में स्वास्थ्य की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले, नगर निगम की तरफ से अगर मूलभूत सुविधाएं अगर वार्ड में मिलने लगे, लोगों को घर पे खुद घर पे जाकर राशन कार्ड बनने लगेगा तो लोग भटकेंगे। वो आज भी उसमें भी पिछड़ा है, लोग आज भी राशन कार्ड के लिए दर दर भटकते हैं। इससे बड़ी बात जबलपुर शहर के लिए बड़ा नहीं हो सकती। जगत बहादुर सिंह अन्नू जी, आपका नजरिया क्या है? देखिए, मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक बात है, हमारा जबलपुर ऐसा हो कि भोपाल से, इंदौर से, नागपुर से, रायपुर से और अब रीवा, ग्वालियर जैसे छोटे शहरों से भी व्यक्ति जबलपुर आए, वह ये ना कहे कि हम किस शहर में आ गए। ऐसा हो हमारा जबलपुर कि जब दूसरे शहरों से लोग आए तो वो हमसे ईर्ष्या करें, ये जबलपुर तो कितना खूबसूरत है, जबलपुर में व्यवस्थाएं तो कितनी शानदार है, जबलपुर का यातायात तो कितना बढ़िया है, जबलपुर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कितनी अच्छी है, कितने ज़बरदस्त यहाँ पर गार्डन है, यहाँ पर धुआंधार और बाकी कितनी अच्छी जगह है जो पर्यटन के लिए बहुत अच्छे से व्यवस्थित सरकार, नगर सरकार ने इसको बनाया हुआ है। कितने अच्छे तालाब यहाँ पर हैं घूमने के लिए, कितने अच्छे उसमें फाउंटेन लगे हुए हैं, कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ लोगों से बात करें जबलपुर शहर में तो वो कहे कि हमारे पास 24 घंटे पानी आता है, हमें पानी की कोई तकलीफ नहीं, हमारा खुदा की गोद में हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे लोग बोले कि कचरे जैसी कोई चीज़ नहीं है। इंदौर पहले कभी हमारा 1 नंबर पर आता था स्वच्छता के नाम पे, अब संस्कार धानी जबलपुर स्वच्छता के नाम पे देश में 1 नंबर पे है। ऐसा हो हमारा जबलपुर, इस तरीके का हो हमारा जबलपुर जिस पर लोग गर्व करें। आज हम संस्कारों को लेकर तो गर्व करते हैं कि हमारे शहर से बेहतर कोई शहर नहीं है। यहाँ के वातावरण को लेकर हम गर्व करते हैं, मां नर्मदा को लेकर हम गर्व करते हैं कि हमारे शहर से बेहतर कोई शहर नहीं है। लेकिन जब बात विकास की आती है, बात इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है, बात पढ़ाई की, स्टूडेंट्स की आती है, जब बात महिलाओं की सुरक्षा की आती है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बात जब आती है, तब हम हर बात पर पीछे हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं और हमको आभास होता है कि नहीं, आज भी हम बहुत सारे मध्य प्रदेश के ही शहरों से बहुत पीछे हैं। लेकिन नहीं होना चाहिए, इसे ठीक होना चाहिए और हमारा शहर मध्य प्रदेश की अग्रिम शहरों की पंक्ति में ऊपर 1 नंबर पर होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जबलपुर अपने आप में बहुत ही सुंदर शहर है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है कि हमें इसको बहुत सिस्टमेटिक करने की ज़रूरत है। सिस्टम ठीक नहीं है, सिस्टमेटिक चीज़ें नहीं है, पार्किंग सिस्टमेटिक नहीं है, लोग कहीं भी बाहर जाते हैं अपनी फैमिली के साथ तो उनको बहुत समस्या होती है कि कहाँ कार पार्क करें। ये पार्किंग समस्या सबसे बड़ी है।
दूसरा लंबे समय से चल रहा है कि नर्मदा में गंदगी जो लगातार फैल रही है उस पर भी अभी तक कोई काम नहीं किया जा रहा बहुत अच्छे से, तो नर्मदा का शुद्धिकरण भी होना बहुत जरूरी है। तीसरा इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि हमें इस पर बहुत अच्छा एजुकेशनल हब बनाना चाहिए, क्यों ना हम इसको कोटा जैसा बनाएं, और उसके लिए एक एटमॉस्फेयर भी हमें जनरेट करना होगा। मुझे लगता है आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्यार्थी जो बाहर चले जाते हैं, फॉरेन जा रहे हैं पढ़ने के लिए, यहाँ जबलपुर की जगह लोग भोपाल और इंदौर पढ़ने के लिए जाते हैं, हमें रुकना पड़ता है कि नहीं यहाँ का एजुकेशन तो बहुत अच्छा है, यहीं पढ़िए आप, क्या जरूरत है जाने की। तो जब तक एक विजन नहीं है लोगों के अंदर इस शहर को अच्छा बनाने के लिए, तब तक मुझे नहीं लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। हमें एक कंप्लीट विजन होना चाहिए कि विद्यार्थी यहाँ से बाहर ना जाएं, मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ आएं और रोजगार के अवसर ज़्यादा हो। जब आप देखते हैं कि बूढ़े लोग घरों में रहते हैं और उनके जो बच्चे हैं वो अमेरिका में हैं और वो कितना तड़पते हैं उन बच्चों के लिए, उसका कारण ये है कि हम जबलपुर में अच्छी सुविधाएं नहीं दे पाए, इस कारण लोग विदेश जाना चाहते हैं। बहुत अच्छा शहर है, बहुत सुंदर शहर है, ज़रूरत है हमें इसको बहुत सिस्टमेटिक करने की, और जिस समय ये बहुत अच्छा सिस्टमेटिक हो जाएगा मुझे पूरी उम्मीद है कि नंबर 1 भारत का नंबर 1 सिटी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ये था नजरिया हमारे आज के मेहमानों का। चलिए आज की परिचर्चा को यहाँ पर स्थायी रूप से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जगत बहादुर सिंह अन्नू जी का। 16 वर्षों से विपक्ष में कांग्रेस नगर निगम में बैठी हुई है, लेकिन लगातार जनता के मुद्दों की अनदेखी हुई है। इसका एक काफी हद तक कारण कमजोर विपक्ष भी रहा है। आप क्या सोचते हैं? मैं आपकी बात से सहमत इसलिए नहीं हूँ। पिछले 15 वर्षों में लगातार कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम से लेकर और नगर निगम से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनको लेकर, चाहे कलेक्ट्रेट का घेराव हो, चाहे नगर निगम का घेराव हो, हम लोगों ने सदन में अपनी बातों को बहुत ताकत से घंटों बात करते हुए रखा है। बात बजट की हो, चाहे अन्य किसी बात की हो, हम लोगों ने अपनी बात को बड़ी जोरदार तरीके से रखा है। जो घोटाले हुए उनकी बातों को बहुत जोरदार तरीके से रखा है। आप अगर वहाँ का एजेंडा निकाल के देखेंगे, वहाँ के मिनट्स निकाल कर देखेंगे, तो आप इस बात को पाएंगे। जबलपुर शहर में सबसे पहले फ्लाईओवर की बात अगर की तो मैंने मदन महल फ्लाईओवर जैसा जो शब्द आया था तो सबसे पहले नगर निगम सड़क के अंदर मैंने रखा। 4 लेन सड़क की जो बात थी वो सबसे पहले मैंने रखी। मां नर्मदा की सड़क को 6 लेन किया जाए, ये बात सबसे पहले मैंने। इन लोगों ने 1200 करोड़ का बजट, 1400 करोड़ का बजट, 1500 करोड़ का बजट, ऐसे सारे बोगस बातें थी। हमको 150 करोड़ रुपए रेवेन्यू आता है नगर में, हम स्वावलंबी है नहीं, प्रदेश सरकार हमको पैसा देती नहीं, शहर की जनता हमको पैसा देने तैयार है, लेकिन हम उनसे जो उनका जायज पैसा है जो उनसे लेना चाहिए वो लेते नहीं है। उनको गुमराह करते, लोगों को परेशान करते, तकादा करते। और आजकल तो एक नई चीज चालू हो गई, आपकी रेत कहीं पड़ी है, आपकी गिट्टी पड़ी है, आपके ऊपर ये टैक्स, आपके ऊपर वो टैक्स, आपकी ये रसीद कटेगी, आपकी वो रसीद कटेगी, आप टैक्स नहीं देंगे तो कुर्की होगी। ये नगर निगम के अधिकार नहीं है जनता को परेशान करने की, कुर्की होगी। आपने व्यवस्था ठीक नहीं दी है। आप लोगों को इस बात को समझा नहीं पा रहे हैं कि हमें जो आपका घर का टैक्स चाहिए उस पैसे को हम इस्तेमाल करके आपके विकास में लगाते हैं। चूंकि लोग आपसे निराश हो चुके हैं, आप विकास नहीं करते, इसलिए लोगों को, हमारे शहर के अच्छे नागरिकों को इस बात से बहुत डर लगने लगा है कि जो हम अपना पैसा देते हैं, अगर पैसा आप शहर के विकास में लगाकर भ्रष्टाचार में लगाते हैं। इसलिए आज, और हम इस बात को उनको नहीं बता पाते। आप टेलीफोन का बिल होता है, आप टेलीफोन का बिल देते हैं, आपको पता होता है कि टेलीफोन का बिल कितना आ रहा है और क्यों आ रहा है। बिजली का बिल आप देते हैं, आपको पता होता है कि बिजली का बिल मेरा अगर 800 रुपये आया, 2000 रुपये आया, 3000 रुपये आया, तो क्यों आया, मैंने कितने यूनिट जलाया, पर यूनिट कितना लगता है। नगर निगम का कोई भी टैक्स आपको नहीं पता कि आपका 5000 रुपये का टैक्स क्यों आ गया। नगर निगम के जो टैक्स कलेक्टर है उनसे बोलिए कि आप इसको कैलकुलेट करके बताइए, वो नहीं कर सकते। लेकिन अन्नू जी इसकी जिम्मेवारी विपक्ष की है, काफी है। विपक्ष ने इस बात को बोला, सरलीकरण के लिए हमने बहुत सारी बातें बोली। जब एल्विस कंप्यूटर शहर में सबसे पहले आया, हमने उसका विरोध किया, हमने उस समय बोला इस बात को कि आपके जो माननीय मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, उनके लोगों को आप काम दे रहे हो, वो काम ठीक से नहीं करेंगे। और काफी समय तक, काफी वर्षों तक वो कंपनी जब तक यहाँ पर थी, 27 मॉड्यूल उसको चालू करने थे अपने सॉफ्टवेयर के, 27 में से 5 मॉड्यूल भी चालू नहीं किए। और उसके बाद भी लोग, हम लोगों ने काफी विरोध किया, हम लोगों ने थाली बजाई, हम लोगों ने गाने गाए, हम लोगों ने घेराव किया, हम लोग जेल गए, हम लोगों के साथ सब प्रकार के सलूक हुए। लेकिन जब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में होती है, वे खुद कान नाक गला बंद करके बात करते हैं, उनको शहर की कोई चिंता नहीं होती है। उसके साथ साथ
जो वहाँ बैठे शासकीय लोग होते हैं, वो निरंकुश होते हैं, और उनको भी जो बाहर से आए हुए अधिकारी होते हैं, किसी प्रकार की कोई शहर की चिंता तो होती नहीं है। उनको बस यह दिख जाता है कि हमारे जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं है किसी प्रकार की, तो बड़े आराम से अपने हिसाब से काम करते हैं और बिना शहर के किसी प्रेम के विकास का कोई काम हमारे शहर में नहीं होता है। हम लोगों ने 15 वर्ष तक, 16 वर्ष हो गए हैं अब, जितना विरोध कर सकते थे उतना विरोध किया, अपनी बातों को बड़ी मुखरता से रखा। भारतीय जनता पार्टी लगातार, और आप विश्वास मानिए इस बात की, अब जनता भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुकी है शहर के अंदर, और बहुत जल्द आने वाले चुनाव में जो भी महापौर का चुनाव यहाँ पर लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का, उसको हार का देखना पड़ेगा। जो भी यहाँ पार्षद लड़ेंगे बहुमत कांग्रेस पार्टी का आएगा। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यही होने वाला है, क्योंकि जनता अब देख चुकी है, समझ चुकी है कि हमारा शहर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सेफ नहीं है। हम दूसरे शहरों से बहुत पीछे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की इस बार चुनाव में क्या भूमिका होगी डॉक्टर मुकेश जायसवाल? ये भूमिका तो हम दिल्ली की तर्ज पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारे अन्नू भाई ने भी बहुत सी तमाम बातें कही कि नगर निगम में व्यापक भ्रष्टाचार है। इन्होंने बात उठाई, बात को न्यायालय तक नहीं ले गए। विपक्ष में रहने के बाद ये एविडेंस निकाल सकते थे, एविडेंस निकाल के अधिकारियों के ऊपर, जनप्रतिनिधि के ऊपर कोर्ट में जाके एफआईआर कर सकते। क्योंकि एक बात समझिए, आज 30 साल पहले नगर निगम में कांग्रेस थी, 15 साल से बीजेपी है। आज शहर में विकास के काम, जो रोड बन रही है, वो कौन बना रहा है? पार्षद खुद ठेकेदार है या पार्षद का जनप्रतिनिधि ठेकेदार है? आज 15 साल से कांग्रेस बीजेपी सत्ता पे है, लेकिन आज वहां पे जो नाली, रोड, सड़क, बिजली, पानी का ठेका कौन कर रहा है? विपक्ष में आवाज उठाएंगे कैसे जब आप खुद उसमें सहभागिता है, भ्रष्टाचार में सहभागिता है? मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत अनुभव की बात नहीं कर रहा, लेकिन कांग्रेस की 100% सहभागिता है। आज मेडिकल कॉलेज की रोड जो बन रही है, उसमें वो ठेकेदार कौन है? आप पता कर लीजिए। आज पिछले 1 साल होने जा रहे, रोड नहीं बन पाई, कौन है ठेकेदार? कौन है? द्वारका मिश्रा जी भी ठेकेदार बना रहे हैं रोड में। अब वो खुद ही ठेकेदार होंगे, खुद ही पार्षद बनेंगे, तो विपक्ष की आवाज कौन उठाएगा? आज इतना बड़ा घोटाला हुआ है, ग्वालियर रोड से लेके साइकिल ट्रैक बनाया गया, साइकिल ट्रैक का क्या हुआ? खत्म हो गई साइकिल ट्रैक, पैसा कहाँ गया? स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे हैं, लेकिन एक घोटाले के नाम पे एफआईआर नहीं हुई। आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी, दिल्ली की तरफ पे चुनाव लड़ रहे हैं, जैसी नगर निगम में आएंगे सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। आज नगर निगम की जितने भी प्राथमिक शालाएं थी सारी बंद हो गई, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सारे बंद हो गए। नगर निगम का स्वास्थ्य अधिकारी टैक्स कलेक्टर बन के बैठा है, तो कहां से विकास होगा शहर का? सर ये तो ये एक सवाल उठाया है आपने। डॉक्टर साहब से सिर्फ एक बात भी कहना है कि आपने हमारे कांग्रेस साथी द्वारका मिश्रा जी का नाम लिया। द्वारका मिश्रा जी पार्षद बाद में बने, वो कॉन्ट्रैक्टर बहुत पहले से, और अगर वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं पता कौन सी सड़क की आप बात कर रहे हैं, परंतु व्यक्तिगत रूप से खुले मंच में किसी के बारे में बात करना, वो पहले से कॉन्ट्रैक्टर बाद में पार्षद बने। अगर आप ये कहते हैं कि कोई अगर राजनीतिक जीवन में है, सामाजिक जीवन में है, वो अपना व्यवहार छोड़ दे और अपना काम न करे, ये गलत बात। दूसरी बात, लेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आपको पता हो, वो भी मुझे नहीं पता है, परंतु आज नगर निगम के हालात में किसी प्रकार का कोई भुगतान छोटे से बड़े किसी ठेकेदार का नहीं हो रहा है। वो नहीं होने के कारण एक कोई भी व्यक्ति जो वहाँ पर कार्य कर रहा है, जिसने वहाँ पर ठेका लिया हुआ है, अगर आप उसको पुराना लाखों रुपए अगर नहीं देंगे तो आगे का काम कैसे करेंगे? कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी ठेकेदार, छोटा हो या बड़ा हो, आज स्थितियाँ इतनी खराब हो चुकी हैं कि आपके पास कोई भी ठेकेदार काम करने के लिए तैयार नहीं। यह कारण है कि कार्य पूरे नहीं हो रहा है। मैं अपने वार्ड की बात बताता हूँ, नरसिंह वार्ड की बात बोलता हूँ, जहाँ से मुझे 15 वर्ष आशीर्वाद मिला लोगों का, वहाँ की जनता ने मुझे आगे बढ़ाया है, यहाँ तक पहुँचाया। आज 2.25 करोड़ के सैंक्शन वर्क ऑर्डर के काम है जो वहाँ पे नहीं हो पा रहे, ठेकेदार भी करना नहीं चाह रहे, नगर निगम भी नहीं करना चाह रहे, प्रशासनिक जो हमारे प्रशासक बैठे हुए उन्होंने भी एक आदेश निकाल के रखा हुआ कि किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया जाए, क्योंकि हम पैसे देने की स्थिति में नहीं है। 2.25 करोड़ के काम एक वार्ड के सैंक्शन वर्क ऑर्डर। तो दर्शकों, आज की इस परिचर्चा में हमारे साथ एक मेहमान और भी यहाँ पर मौजूद हैं, पूर्व महापौर सदानंद गोडबोले जी, जिन्हें लंबे वर्षों से नगर निगम की कार्यशैली का पुराना अनुभव रहा है। और इस परिचर्चा को एक बार फिर से हम, जो कि विराम दिया हुआ था, लगातार
शुरू करने जा रहे हैं। जगत बहादुर सिंह अन्नू जी कुछ बोल रहे थे, आप पे आरोप लगाया हुआ था कि आपने सत्ता पक्ष की जो कार्यशैली थी उसके खिलाफ FIR नहीं की, क्या कारण था उसका? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब के पास जानकारी का अभाव है। हम लोगों ने कम से कम 25 चिट्ठियां लोकायुक्त को दे रखी हुई हैं। मैंने खुद अपने नाम से सीवर लाइन के खिलाफ में कोर्ट में केस चला है, जिसमें कई बार नगर निगम माननीय उच्च न्यायालय में सीवर लाइन के खिलाफ मैंने खुद केस लगाया हुआ था। कई बार नगर निगम को कॉस्ट भी लगी। ऐसे कई बार माननीय उच्च न्यायालय की शरण में हम लोग गए हैं। कई बार हम लोगों ने FIR कराई है और कईयों बार लोकायुक्त में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है प्रूफ के साथ। ऐसी बहुत सारी कार्रवाई कांग्रेस पार्टी अपने आप में जबलपुर शहर में एक सशक्त विपक्ष की भूमिका हर समय अदा करती आई है। अभी तो इनका स्वागत है आम आदमी पार्टी का। हम लोग तो चाहते ही हैं कि यहाँ शहर में हम सब मिलकर शहर को कैसे महानगर बनाना है, शहर को कैसे आगे ले जाना है, हमारे शहर की कैसे तरक्की होगी, इस पर बात करें। आज यहाँ आपके मंच पे बात हो रही है, मैं तो डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि इसके बाद भी बैठे साथ में, बाद में बैठ के इसकी चर्चा करें। अगर हमको हमारे शहर से प्रेम है, हमको अपनी मां नर्मदा से अगर प्रेम है, तो हमको मंच के बाहर भी बैठकर बात करना होगी। बात करके आप चुनाव लड़ें। आप एक पार्टी से आते हैं, आपका फर्ज बनता है आप चुनाव लड़िए, चुनाव जीतिए, आगे आइए। चुनाव अगर नहीं भी जीतिए तो भी उसके बाद भी आकर बैठिए, साथ में बैठ के चर्चा करिए। संस्कार धानी को आगे ले जाना है तो सबको मिलकर आगे आना पड़ेगा, सबको मिलकर कार्य करना पड़ेगा, तभी जो कुछ है हमारा आगे बढ़ पाएगा। नगर निगम की बात हो रही है तो मैं आपको हमारे कानूनविद जो हैं मनीष मिश्रा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस शासन जब अभी 1.5 वर्षों का रहा, उस बीच नगर निगम जबलपुर को 2 भाग में विभाजित करने की बात चल रही थी। नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 10 भी यही कह रही है कि 70 से अधिक अगर वार्ड होते हैं या 40 से कम होते हैं तो ऐसे स्थिति में 2 भागों में नगर निगम को विभाजित किया जा सकता है। क्या कहता है कानून? जैसा कि अभी आपने बताया कि नगर निगम अधिनियम के बारे में कि अगर 70 से ऊपर वार्ड होते हैं, उससे ज्यादा हो चुके हैं, तो 2 भाग में विभाजित किया जा सकता है। और ऐसा प्रदेश में बहुत सी जगह है। हाँ, भोपाल में शुरुआत हुई थी, किया जा सकता है। सदन गोलगोली जी क्या कहेंगे? अगर 2 नगर पालिका जबलपुर में हो जाएगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या विकास बहुत तेजी से हो सकता है? ये जो 2 हिस्सों में बांटने की बात है, ये सरासर गलत है। बड़ी नगर निगमें हैं, नागपुर नगर निगम है, महानगर पालिका है, जिसमें 150 सीट है और अपने यहाँ तो जनसंख्या मात्र एक वार्ड की 15 से 20 हज़ार की है। वहाँ तो 35 और 40 हज़ार के एक वार्ड हैं और अपने से दुगनी संख्या लेके हैं, जनसंख्या लेके। वहाँ की जो महानगर पालिका है उसकी लगभग 45 लाख की आबादी से महापौर का चयन होता है वहाँ पे। ऐसी और बड़ी महानगर पालिकाएं अभी तो अपने यहाँ की जनसंख्या इतनी नहीं, अपने यहाँ पे 12.5 लाख तो टोटल वोटर हैं। और अगर महानगर पालिका का एरिया देखें तो जो पहली बार जो ग्रामीण के 10 वार्ड यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इतनी बड़ी अभी सीमाएं नहीं है कि इसको 2 किया जा सके। और 2 करने से विकास की सारी अवधारणाएं एक प्रकार से समाप्त प्राय हो जाएगी, क्योंकि एक जो सेंट्रलाइज विकास जो नगर निगम के माध्यम से होगा, शहर को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक जगह कांग्रेस आ गई, बीजेपी आ गई, निर्दलीय आ गई। शहर का एक जो बड़ा सोच के साथ विकास होना चाहिए, तो उस तरीके का विकास हिस्सों में बट के संभव नहीं। अपने से बड़ी इंदौर है, अपने से बड़ा भोपाल है, तो वहाँ जो स्थितियाँ लागू हो सकती है। और नगर निगम एक्ट में भी ऐसा कोई प्रोविजन, मैं बता दूं माननीय मनीष जी को, कि ऐसा कोई प्रोविजन नगर निगम एक्ट में नहीं है कि 70 से ज़्यादा वार्ड हो जाएंगे तो उसको 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। ऐसी कोई प्रोविजन मेरे नॉलेज में तो नहीं है इतने साल की। लेकिन आप 15 वर्षों से लगातार भाजपा शासन कर रही है, 16 वर्ष हो चुके हैं। विकास जिस गति से होना चाहिए वो उस गति से नहीं हो पाया, क्या कारण मानते हैं आप? कहाँ चूक हुई है? ये सरासर गलत है कि विकास नहीं हुआ। अगर आप मेरे को समय दें, मैं आधा घंटा सिर्फ विकास के कौन से काम हुए हैं ये गिना के आपको बता सकता हूँ। 15 साल नहीं, लगातार जब से नगर निगम चुनी गई है, 25 साल की बात करें, चाहे कांग्रेस की सत्ता रही हो चाहे बीजेपी की सत्ता रही हो। पहले हमारी महापौर जो चुनी गई थी 1994 में, कल्याणी पांडे थी, उस समय की नगर निगम का बजट मात्र 50-40 करोड़ रुपए का हुआ करता था। उसमें भी नगर निगम के कर्मचारियों को पेमेंट मिलने की तक मुश्किलें थी। आज अपने यहाँ का बजट भी बहुत बढ़ गया है,
और जितना एरिया था पहले 60 वार्ड थे, 55 वार्ड थे, तो 60 हुए, धीरे धीरे एरिया और बढ़ता चला गया, ग्रामीण के भी वार्ड सम्मिलित हो गए हैं। और जबलपुर में रहने वाले लोगों की 4 व्हीलर की संख्या ये सारा का सारा बढ़ रहा है। विकास की जहाँ तक बात है, अगर आप बताएं तो विकास के कौन से काम हुए भी आपको बता दूंगा। और खाली आरोप प्रत्यारोप वाली बात है तो सरल है, राजनीति में हर पार्टी दूसरी पार्टी का सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप लगाने का काम सबसे सरल है। जब विकास की अवधारणा वाली बात आती है तो बैठ के चर्चा, जैसे हम भाई अभी बोल रहे थे कि बैठ के चर्चा हो तो विकास की सारी बातें हो सकती है। और जीत हार तो राजनीति में चलती रहती है, कभी कोई पार्टी जीतेगी, कभी कोई पार्टी जीतेगी। तो विकास वाली जहाँ तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है जो 15 साल की रही, इसमें सिर्फ विकास के काम हुए हैं। बाकी तो राजनीति का आरोप लगे कि कोई काम गलत होगा, कोई काम सही होगा। जैसे सीवर लाइन की अभी बात चली, निश्चित रूप से सीवर लाइन के काम जितने अच्छी गति से हो जाना चाहिए रहा, नहीं हो पाया, नहीं हो पाने के बहुत सारे कारण उसके। आज अपने यहाँ रोड की चौड़ाई उतनी नहीं है, अगर सीवर लाइन होती है अपने यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वाटर लेवल की। राइट नाउ में हमारे यहाँ जैसे सीवर लाइन के काम शुरू होती है, 3 फीट पे वाटर लेवल है वहाँ पे। बैटरीपुरा के वहाँ से पाइपलाइन करना शुरू हुआ, जहाँ गणेश जी का मंदिर है वहाँ 2.5 फीट पे पानी आ गया। अब जो पानी की भी समस्या है, बाकी जगह जहाँ सीवर के काम हमारे शहरों में, तो पानी की समस्या वहाँ पे नहीं है, क्योंकि सीवर लाइन में काम चल रहा है लेवल से। पर फिर भी कोई ना कोई अच्छी टेक्निक से अगर अच्छी बात होगा कि एक एक एरिया को कंप्लीट करते जाते, तो जबलपुर शहर में जो उपलब्धि है इसके लिए सबसे बड़ी समस्या, मतलब जो मैंने कभी यहाँ अनुभव करी, एक अनुभवी इंजीनियर्स जो है, वो इंजीनियरों की टीम जबलपुर नगर निगम के पास ना होना, ये सबसे बड़ी अनुभवहीनता है। राजनीतिक व्यक्ति कोई भी वर्ग लाकर के सैंक्शन करा सकता है, पर उसका टेक्निकली नॉलेज के लिए इंजीनियरिंग का स्टॉक भी होना आवश्यक है। आज अगर महिला वहाँ पर रही हैं 2 बार 3 बार, और टेक्निकली अगर अपन बोले बात करें तो कुछ नहीं, 2 बार 3 बार पुरुष वहाँ पर रहे, टेक्निकली क्या है, अगर कहीं लेवलिंग लेना है, कहीं से डेवलपमेंट करना है, अच्छा इंजीनियर और अगर रहेगा तो निश्चित रूप से शहर का विकास हो सकता है। अच्छे इंजीनियर आते नहीं है नगर निगमों में, अपॉइंटमेंट नहीं है, ये सारी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका निराकरण होना आवश्यक है। मेरा अगला सवाल अनुराग सोनी जी से। अनुराग जी, युवाओं में आपकी अच्छी पैठ है और आपसे युवा वर्ग काफ़ी हद तक प्रभावित भी नजर आते हैं, लेकिन चुनाव में ये युवाओं की हिस्सेदारी लगभग नदारद रहती है। तो मेरा आपसे सवाल यही है कि ये युवा जो है वो राजनीति में और खासतौर पर सत्ता में कब हिस्सेदारी करेंगे? मुझे जो लगता है कि बहुत नेगेटिव एटमॉस्फेयर रहता है युवाओं के बीच में। नेगेटिव एटमॉस्फेयर जैसे कि पॉलिटिक्स की जब भी बात होती है तो युवाओं में ये चर्चा का विषय रहता है कि नहीं, उनका इंटरेस्ट बहुत कम रहता है उसमें। एजुकेशनल फील्ड में जो लोग रहते हैं उनका एक माइंड सेटअप ही होता है कि उनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। बहुत कम लोगों को ऐसा इंटरेस्ट रहता है कि उनको पॉलिटिशियन बनना है या पॉलिटिक्स में जाना है, जो प्रैक्टिकल चीज़। दूसरा, जो आप बोल रहे हैं कि युवाओं में इंटरेस्ट है, वो अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। जब भी चुनाव होते हैं आप देखिए सबसे ज़्यादा उसमें युवा ही वोट दे रहे हैं इस समय, और एक इंटरेस्ट भी है। जो व्यक्ति 18 साल का होता है उसको एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि मेरा सवाल जनप्रतिनिधित्व से, जनप्रतिनिधि के रूप में युवा कब हिस्सेदारी करेंगे? जब मुझे ऐसा लगता है जब उनके जो आगे वाले लोग उनको मौका दें, तब उनको ऐसा चांसेस मिले, तब वो युवा आगे आएंगे। जो अभी मुझे लगता है कि जो पुराने लोग हैं, यदि उनको मौका नहीं देंगे तो वो कैसे आगे आएंगे? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार राजनीति में है और यदि वो युवाओं को मौका नहीं दे रहा है, तो सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि यूथ आगे इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा है। आप यदि शहर में भी देख लें तो 20-25 नाम ही आपको बार बार रिपीट होते हैं, परंतु युवा नाम कहाँ पर है? मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर युवाओं को समर्थन बहुत कम मिलता है, या वो कुछ करना चाहते हैं तो उनको समर्थन बहुत कम मिलता है। ये भी एक मुद्दा है। यदि उनको अच्छा समर्थन दिया जाए तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, और यूथ को आगे बढ़ाना ही चाहिए। यदि यूथ आगे नहीं आ रहा है तो शहर तरक्की नहीं करेगा। मैं भी 2 साल पहले फिनलैंड में था। फिनलैंड की जो पॉपुलेशन है हमारे महापुरुषों के बराबर है, और 20 साल पहले वहाँ के कुछ लोगों ने उसका एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा डेवलप किया कि आज दुनिया के दूर दूर से लोग उस फिनलैंड को देखने के लिए जाते हैं। मैं जब गया था, मेरे साथ मनीष सिसोदिया भी गए थे, मैं वो और इंडिया के 10 टॉप लीडर्स गए हुए थे उस
फिनलैंड वाले एजुकेशन को देखने के लिए, तो उसको लोग लेके आ रहे हैं इंडिया में, उस एजुकेशन सिस्टम को। तो जबलपुर का एजुकेशन सिस्टम तो कितना अच्छा है, जहाँ ओशो रहे हों, आज ओशो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है, यहाँ के टीचर्स कितने अच्छे हैं। तो यदि ये स्टैंडर्ड हम यहाँ पर ले आए तो मुझे लगता है कि यूथ भी यहाँ रुक पाएगा। आप जब किसी भी कंट्री में जाओ, जबलपुर के कितने सारे लोग मिलते हैं हमें, वहाँ पर एजुकेटेड लोग मिलते हैं, वो चाहते भी हैं कि यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज वहाँ यहाँ ओपन करें, क्योंकि देखिए कॉस्ट बहुत इजी पड़ती है यहाँ पर। यदि यही बिल्डिंग वो दिल्ली बॉम्बे में कहीं बिजनेस ओपन करें तो उसी का रेंट बहुत ज़्यादा होगा, और यहाँ यदि उसको ओपन करेंगे तो उसका रेंट कितना कम होगा। और अब तो सब ऑनलाइन है आजकल अधिकांशतः चीज़ें, और इस चीज़ को यदि यूथ को यहाँ आने का मौका मिले तो मुझे लगता है कि जबलपुर का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। एक चीज़ और जो मैं सुन रहा था कि काम अच्छे से नहीं होता, तो उसका एक रीज़न ये है कि हमने टाइम लिमिट ही सेट नहीं किया अभी तक, कि यदि आपका नक्शा गया तो कितने दिन में वो सैंक्शन हो जाएगा, और होगा और नहीं होगा, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, मगर उसका एक टाइम लिमिट नहीं है। यदि 15 दिन में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो क्यों ना उस व्यक्ति के घर पे जाके आप दे आए ना नक्शा, क्या बुरा है उसमें, क्योंकि टैक्स तो जनता ही दे रही है, तो क्यों ना उनके घर तक वो फैसिलिटी दे दी जाए। यदि उनके घर तक ये फैसिलिटी दे दी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जबलपुर के डेवलपमेंट को कोई नहीं रोक सकता। हमको फील तो हो कि हम ही है महापौर, हर आदमी को फील होना चाहिए, उसके घर तक जाएं आप, उसका काम करके आइए, उसको बहुत खुशी मिलेगी। मगर होता क्या है कि लोग, जनता जब जाती है किसी के पास और खूब चक्कर काटती है, कुछ नहीं होता काम, तो वो निराश होती है। इस कारण यूथ उसके लिए आगे नहीं आ रहा है, ये सबसे बड़ा कारण। तो पॉजिटिविटी तो लानी पड़ेगी जी, पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। गोडबोले जी, अभी वर्तमान में स्थिति ये है कि राजनीतिक परिदृश्य में मध्य प्रदेश की राजनीति में जबलपुर जो है वो मंत्री पद विहीन है, क्या इसका असर पड़ेगा हमारे जबलपुर शहर के विकास में? विकास में मंत्री पद होना और ना होना ये कोई मायने नहीं रखता है। विकास के लिए सारी राजनीतिक पार्टियों के जो भी जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं, वो सारे लोग अगर सर्वसम्मति के साथ कोई मत बना करके अगर प्रदेश पर दबाव बनाते तो निश्चित रूप से विकास के कार्य होते हैं। जबलपुर शहर में सबसे बड़ा अभाव समन्वय का है, जो मैं 25-30 साल की राजनीति में देखता आ रहा हूँ। इंदौर में अगर कोई इंदौर के विकास की बात होती तो वहाँ कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, अन्य सारी बहुजन पार्टी, जितनी पार्टियां रहती वे सारे इकट्ठे होकर के और ऊपर मुख्यमंत्री पे, प्रधानमंत्री पे, मंत्रियों पे दबाव बनाते हैं और अपने शहर के लिए कुछ लाने का वादा होता है। अपने शहर में इस चीज का अभाव है। अगर ये अभाव दूर होगा तो शहर का विकास होगा। मंत्री तो कहीं नहीं है, बहुत से शहर से जहाँ मंत्री नहीं है विकास होता है। विकास के लिए मदा और एकत्रीकरण, बाकी राजनीतिक रूप से आप लड़ते रहे, खूब लड़ते रहे, चिल्लाते रहे, एक दूसरे के विरोध में जांचें करते रहे, ये सारा तो राजनीति का एक कार्य है। पर विकास के लिए सारे लोग इकट्ठा हो गए। हमारे यहाँ की योजना कहीं जानी नहीं चाहिए। अगर योजना कहीं चली जाती है, टाइगर सफारी की बात है, रीवा चला गया, दबाव पड़ गया, अगर हम सारे इकट्ठे हो जाते तो हो सकता है जबलपुर से बन जाता। जैसे सोलर वाला सिस्टम रहा, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया, तो सारी राजनीतिक पार्टी बोलती थी हमारे लगना चाहिए, लग जाता है, रीवा में लग रहा है, लग गया, बड़ा भारी सोलर था। अगर आईटी पार्क की बात होती है तो इंदौर में चला गया, क्यों जबलपुर में नहीं आया आईटी पार्क? हमारे बाद में आया आईटी पार्क। राजनीतिक इच्छा शक्ति और सारे लोगों को मिलकर के कुछ करने के लिए शहर की बात है, तो उस चीज की कमी है। राजनीति की जो भी पार्टियां जीतती है वो समझती हमें, और बाकी जो विपक्ष में होते सोचते वो हम सिर्फ विपक्ष का काम करेंगे। तो जबलपुर शहर में पक्ष और विपक्ष का काम मत करेंगे, उस लड़ाई सदन की है, सदन के अंदर आप पक्ष विपक्ष बन के लड़िए। पर अगर कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति रख के अगर शहर के विकास की बात करेंगे तो निश्चित रूप से शहर का विकास होगा। इंदौर हो रहा है, उज्जैन हो रहा है, ग्वालियर हो रहा है, आपका रीवा चले जाओ, रीवा अपने से कितना छोटा है, वहाँ सारा का सारा विकास कार्य हो गया। इच्छा शक्ति की कमी है, इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होना चाहिए। और 15 वर्षों में जबलपुर शहर को बहुत मिला है, नहीं मिला ऐसी बात नहीं, पर जितना अधिक मिले उतना हमको लेना चाहिए। विपक्ष क्यों नहीं इस समन्वय को स्थापित करता है सत्ता पक्ष के साथ? ये क्योंकि बात तो शहर हित की हो रही है। देखिए, जो परिवार होता है, इस परिवार में जो उम्र में सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, ये जिम्मेदारी उसकी होती है कि पूरे परिवार को देखना चाहिए। अगर वह परिवार में समन्वय नहीं है तो कहीं ना कहीं आप ये मान लीजिए कि उस परिवार के सबसे उम्रदराज व्यक्ति की
कहीं ना कहीं गलती है कि वह परिवार साथ में नहीं चल रहा है। मेरा यह मानना है अगर सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और अगर वो विपक्ष को साथ में लेके चलते हैं तो कहीं किसी प्रकार की कोई बात नहीं होती। जो बात सदन में बेहद हुई कि हमारा किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक कंट्रोल जी नगर निगम का नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है। इसके कारण बहुत परेशानियां होती हैं। कई बार समन्वय भी बन जाता है तो भी तकलीफ जाती है। इसमें तकलीफ ये होती है कि अधिकारी की भावना हमारी मानवता से या हमारी संस्कारधारी की मार्ग से जुड़ी नहीं होती। उनको बाहर से आना है, अपना काम करना है, 1 साल 2 साल 3 साल यहाँ से चले जाना है। तकलीफ हम लोगों को होती है। हम किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधि हो, अगर हम काम नहीं कर पाते तो हमें तकलीफ होती है और शहर की जनता बेबस हो जाती है कि हमने जिन अपने लोगों को चुना, चाहे वो सत्ता में बैठे हैं चाहे विपक्ष में बैठे हैं, हमें जो चाहिए था इनसे वो हमको नहीं मिल पाया। हमारा शहर घूम फिर कर वहीं का वहीं रह गया जहाँ पर हम पहले थे। यह तकलीफ जनता को होती है। समन्वय नहीं होने के कारण, नगर निगम में अधिकार नहीं होने के कारण। शहर भर में माफिया दमन कार्रवाई हो रही है। अधिकारियों की बात हम लोग कर रहे थे। शहर भर में माफिया दमन कार्रवाई हो रही है, अतिक्रमण से मुक्त किया जा रहा है, लेकिन जिन अधिकारियों की नाक के नीचे लंबे वर्षे तक ये अतिक्रमण होता रहा उनको बख्शा जा रहा है। कानून के लिहाज से, और हमारे यहाँ पे जनप्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं, हिस्सेदारी कर रहे हैं, विभिन्न पार्टियों के लोग भी मौजूद हैं, क्या होना चाहिए? क्या इन अधिकारियों पे, इन लापरवाह अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए? आप देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सदानंद भैया ने, अनु भैया ने बहुत अच्छी बात कही, सार्थक पहल होनी चाहिए। लेकिन आप इसका एक सिनेरियो समझो, हम क्या है, अभी तक क्या चल रहा है नगर निगम। नक्शा पास कराने की मैंने बात कही पहले जी, अगर आप पैसा दे रहे हो तो आपके पास कोई गाइडलाइन नहीं हो, नक्शा पास हो जाएगा। अतिक्रमण की बात करें तो अतिक्रमण भी चुनिंदे लोगों के पास है। नो डाउट आपके कार्यकाल में सड़कें चौड़ी हुई। अनु भैया को बधाई हो कि मेरे नॉलेज में है ये बात, ये फ्लाईओवर की बात उन्होंने नगर निगम सदन बनाई थी। लेकिन आज जबलपुर में देख लीजिए, एक फ्लाईओवर बनने में कितना टाइम लग रहा है। और रीवा चले जाइए, रीवा में टाइगर सफारी चलेगी। रीवा में आज कम से कम 8 से 10 फ्लाईओवर बन गए। बात इच्छा शक्ति की है सर। यहाँ समन्वय तो बनेगा, लेकिन हर किसी को एक कदम आगे चलना पड़ेगा। समन्वय बनाने के लिए करना पड़ेगा। आज नगर निगम के द्वारा जितना गंदा पानी है नर्मदा नहीं मिल रहा, हर इंसान इस बात को उठाता है कि गंदा पानी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इनिशिएटिव कौन ले रहा है? आज इतना बड़ा नगर निगम है, आज तक इनिशिएटिव नहीं लिया गया। थोड़ा बहुत दिया गया, लेकिन आज भी गंदा पानी मिल रहा है। उसको रोकने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। कौन बनाएगा? सत्ता में बैठे लोग बनाएंगे, सत्ता में बैठे विपक्षी लोग तय करेंगे। आज घरों मोहल्ले की सुविधाओं की बात कर लो, कचड़े के ढेर लगे पड़े रहते हैं। किसी के घर में आज जबलपुर में पूछ लो, पार्षद का नंबर है किसी के पास, 1-2 को छोड़ देंगे। अभी मैं अनुराग भैया और वकील साहब बैठे हैं, मुझे अपने पार्षद का नंबर ढूंढना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी कचरा अगर ढूंढाना है तो पता करना पड़ेगा कि यहाँ का स्वास्थ्य अधिकारी कौन है। खंबे की लाइट बंद हो गई है तो मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ का अधिकारी कौन है जो खंबे की लाइट महीनों बंद पड़ी रहे, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन सर, इसमें ये बात सहमत हूँ मैं कि आपको समन्वय बना के, इच्छा शक्ति दिखा के, साथ में मिल के, राजनीति से हट के, आप जब तक शहर के विकास की बात करेंगे तो राजनीति को आपको घर छोड़ना पड़ेगा, तभी आप शहर का विकास कर सकते हैं। नहीं तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहेगी। आज जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, भाई कैसे काम कर रहे हैं? अभी सत्ता में विपक्ष बैठे, केंद्र सरकार, केंद्र शासित राज्य है दिल्ली, तो फिर भी काम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं समन्वय बन रहा है। महामहिम राज्यपाल के साथ तो समन्वय बन रहा है, तब तो स्कूल की बात हो रही है, तब तो मोहल्ला क्लिनिक आ रही है। अनुराग भाई ने कहा कि मनीष सिसोदिया जी का मेरे ख्याल से सत्ता के पहले गए होंगे मनीष भाई, लेकिन इच्छा शक्ति थी ना कि मुझे कुछ करना है। आज यहाँ पे नगर निगम में तो स्कूल बंद हो गए सर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद हो गए, वो कहाँ इच्छा शक्ति है? हम तो पहली बार राजनीति में आए हैं, दिल्ली से चले हैं, अभी नगर निगम में लड़ेंगे। हमारे पास होने के लिए कुछ नहीं, लेकिन ये जरूर आपके मंच के साथ कह रहा हूँ कि मेरा जहाँ सहयोग चाहिए, मैं राजनीति करने नहीं आया, सहयोग के साथ दोनों के साथ खड़ा।
आपसी समय खड़ा होगा, शहर विकास के लिए एक कदम आगे खड़ा होगा। आप सभी से एक और सवाल, हमारे सारे मेहमानों से मैं अब उनके विचार रहा हूँ। इस बार नगर निगम चुनाव में मातृशक्ति की भूमिका ज़्यादा है, लगभग 40 वार्डों का आरक्षण है जिसमें मातृशक्ति जो है वो नेतृत्व करेगी, तो इसको किस रूप में देखते हैं आप? अनुराग जी। मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट है, और एक जो मुझे व्यक्तिगत लगता है कि महिलाओं के आने से करप्शन में कमी आती है, ये तो बिल्कुल श्योर है, प्रैक्टिकली देखा जाता है। और दूसरा, इसमें कुछ नया कार्य करने की शैली भी होती है, नया काम होता है। पिछली बार भी अभी जो महापौर हैं डॉक्टर स्वाति गुडवली जी, उन्होंने भी 5 साल इतना शानदार काम किया, मगर जो विल पावर की बात है कि लोगों का समर्थन बहुत ज़रूरी है। यदि हम जब तक पब्लिक समर्थन नहीं करेगी तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई महापौर कोई अच्छा काम कर सकता है। यदि वो अच्छा काम करना भी चाह रहे हैं तो लोगों का समर्थन, सोशल मीडिया का समर्थन, लोगों को आगे आना बहुत ज़रूरी है। न्यूयॉर्क जैसे शहर में जब मेयर कोई बात बोलता है तो पूरी जनता उसको समर्थन करती है। हमारे शहर में ये नहीं हुआ। जैसे स्वाति जी ने बहुत सारे अच्छे काम किए, मगर जब यूथ आगे नहीं आएगा, बाकी लीडर्स आगे नहीं आएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत जल्दी सक्सेस पा सकता है उसमें। अनु जी, आप क्या सोचते हैं? ये इसके पहले भी था। 50% आरक्षण नगर निगम में पहले से है और ये बहुत आवश्यक भी था और है भी ऐसा। अगर यूथ और हमारी मातृशक्तियाँ अगर फ्रंट लाइन में नहीं आएंगी तो आप विकास की बात सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आज 46% जो है वो मातृशक्ति है, 54% पुरुष, इनमें से बच्चे। अगर यूथ और मातृशक्तियाँ फ्रंट लाइन में आके काम करेंगी तो जो हमारी मूलभूत परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, वो बाहर आती हैं और उनका निराकरण होता है। और वो सबसे बड़ी बात है, 50% पुरुष है, 50% महिलाएं हैं। आधी तो जनसंख्या हमारी महिलाओं की। अगर वो कहीं राजनीति में आगे नहीं आएंगे तो विकास की अवधारणा टोटल गलत हो जाएगी। इसी प्रकार का आरक्षण विधानसभा में भी होना चाहिए, इसी प्रकार का आरक्षण लोकसभा में भी होना चाहिए। अगर जो आरक्षण होगा तो महिलाएं धीरे धीरे करके करें, 10% करें, 15% करें, फिर आगे बढ़ाते चले। आज आप देख लीजिए, अगर लोकसभा में जाएंगे तो बेमुश्किल से 15-20 सांसद महिलाएं, 22 सांसद, 25 सांसद, इससे ज़्यादा चुन के नहीं है। यही स्थिति विधानसभाओं में रहती है। नीचे से अच्छी परिपाटी शुरू हुई है, पर इस आरक्षण प्रक्रिया में सारे राजनीतिक दलों ने बैठ करके कोई ना कोई सुधार करने की आवश्यकता है। और रही अगर 5 मिनट समय दें तो पिछले 5 सालों के कुछ ऐसे विकास के कार्य जो संभव ही नहीं थे, और वह असंभव कार्य को संभव हुआ। जैसे बरसों से अपने यहाँ से उमरिया नहर जाती रही, रांझी में हमेशा पानी की समस्या बनी रहती रही। महापौर जी जब वहां से गुजरी, और एक गर्मी की बात है कि वहां से फैक्ट्रियों को भी पानी देना पड़ता है परेड जलाशय से, तो जैसे ही हम लोग उपरी नहर से निकले कि यार इससे भी पानी की सप्लाई हो सकती है। इरिगेशन में बात करी, वहाँ 40-40 HP के 15 मोटर लगाई, वहाँ पावर स्टेशन बनाया। रांझी में पानी की समस्या गर्मियों में जो होती रही तो उसकी मात्रा कम हो गई। ऐसी पानी की टंकियों की अगर बात करें तो 22 पानी की टंकियां बनी, नए फिल्टर प्लांट बने, 120 mld का फिल्टर प्लांट बना। अगर बार बार हमारे शहर की पाइपलाइन फूट रही थी, निश्चित रूप से वहाँ TLC अपना टाटा कंसल्टेंसी ने अपनी डिजाइनिंग दी थी, 1300 mm का प्लास्टिक का पाइप लगाया था। अब यहाँ वो पाइप ही नहीं चल सकता रहा, कोई इसमें जनप्रतिनिधि की किसी प्रकार की गलती नहीं होगा। कितनी बड़ी कंसल्टेंसी कंपनी आपको कंसल्टेंट दे रही है कि यहाँ जे पाइप लगाओ जो रेगिस्तान में लगते हैं। अब वो पाइप लगा के रखा, उसको रिपेयर होने में 1-1 हफ्ता लगता है, तो पानी की समस्या बनी, नई पैरेलल फिर पाइपलाइन डालनी पड़ी। निश्चित रूप से इस प्रकार के जो काम है, तो अगर सही कंपनीज, टाटा कंसल्टेंसी को क्या कहेंगे, अब इतनी अच्छी डिजाइन करने वाली इस शहर की फिजा को नहीं जान पाई, 1300 mm का पाइप दे दिया। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और अतिक्रमण अपन लोगों ने शुरू से नहीं तोड़े। आज अगर अपन 6 नंबर प्लेटफॉर्म देखे, पहले हम 10 फीट की सकती सड़क से जाते रहे, आज आपको शानदार वहाँ सड़क मिल रही है। 6 नंबर प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन पे उतरना जो शहर की आपकी रौनक को दिखाता है। कोई बाहर का यात्री आए और प्लेटफॉर्म पे उतरे और बाहर निकले, उसको चौड़ी सड़क, साफ सुथरी सड़क मिले तो उसको आनंद आता है, उसको लगता है नहीं शहर है। 6 नंबर प्लेटफॉर्म को खाली करा है। अब 3 पत्ती चौराहा बार बार लोग बोलते रहे 3 पत्ती क्यों हटा दिया, नहीं हटना चाहिए।
तो क्यों नहीं हटना चाहिए? आज वहाँ ट्रैफिक जाम हो रहा है, तीन पट्टी हटा है, ऐसे 21 चौराहों का ऐसा विकास किया हुआ है जिससे पर और होना चाहिए। अभी कोई जो निरंतर प्रक्रिया है विकास की, और जो भी महापौर अगला आए उस कार्य को और आगे बढ़ाए तो निश्चित रूप से होगा। गढ़ा की सड़कें, रांची की सड़कें, कटंगा बाड़ी घाट है, एक एक व्यक्ति ने हर विधानसभा को ध्यान में रखते जब महापौर जी ने एक बड़ा काम ये किया, उन्होंने किसी भी विधायक को ये नहीं समझा कि जो कांग्रेस का है कि बीजेपी का है। उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए की राशि विधायक अनुशंसा पे दी और माननीय विधायकों को ये बोला कि 50 लाख की कोई भी सड़क, इससे कम की कोई सड़क 2.5 लाख में नहीं बने, 2.5 करोड़ में नहीं बनेगी। माननीय विधायकों ने बड़े बड़े काम दिए, 1 करोड़ का जे काम हमारे यहाँ करो। तो एक एक विधानसभा में अगर बात होती है तो 12.5 करोड़ के 5 साल में काम हो। मुकेश जैसे देखिए, मैं आपकी बात से कुछ तो असहमत हूँ कि जनता तो ठीक है, जनता तो जागरूक होती है, लेकिन टेक्निकल और आपका खुद का एनवायरमेंट पार्षद का कितना रहता है किसी डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि जब तक जैसे मोहल्ला क्लिनिक की बनाई गई है, तो मोहल्ला क्लिनिक बनाने के बाद वहाँ के मोहल्ले के लोगों को बता दिए कि आपको ये मैनेजमेंट करना है। जैसे दिल्ली में CCTV कैमरा लगा है, तो मोहल्ले के लोगों की एक समिति बनाएगी और बोलेगी ये कैमरे में देखते। जब तक उनको आप इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, इन्वॉल्व तो करिए लोगों को, भैया आप बोलिए सड़क बन रही है, ये आपको देखना है। हम सड़क बनती है, जनता ऐसे हाथ में आप बताइए कि इनको पार्षद जी आए, बोले 10 लोग हैं, ये सड़क देखिए कि ये टेक्निकल है, इतनी लोहा डलेगा, इतना रेत डलेगी, इतनी सीमेंट, जनता इतनी नहीं है सर। आप बता दो कि ये चीजें हैं आपकी क्राइटेरिया रोड बनने में, उसके बाद 10 लोगों को जवाबदारी दे दीजिए। उसके बाद रोड खराब होती तो जनता की जनता को इन्वॉल्व करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या है, 100% जनता को इन्वॉल्व कर लिया। भाई वहां पे 350-400 करोड़ का फ्लाईओवर बन रहा था, अरविंद जी ने थोड़ी बनाया, वो तो सैंक्शन था 500 करोड़ का फ्लाईओवर। जो टेक्निकल सदानंद जी बोल रहे टेक्निकल जब इन्वॉल्व होता है तो वो 500 करोड़ का 250 होता है। जो 250 करोड़ पूछा बचा तो अरविंद जी ने जनता से पूछा कि इसका क्या है, तो बोला साहब यहाँ पे चिकित्सा की दिक्कत है, तो मोहल्ला क्लिनिक बोल। अभी आपने जो प्रश्न उठाया वो तो आपका प्रश्न ही उसका जवाब नहीं दिया और उसका जवाब में देते हुए धन्यवाद जी। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो अतिक्रमण तोड़े जा रहे हैं जी, इसके लिए दोषी कौन जी, किसी ने जी, क्यों नहीं बोला, कहीं ना कहीं उसके लिए दोषी जी। जब 50 साल से वो बिल्डिंग बनी और नगर निगम टैक्स दे रही, किस बात का टैक्स दे रही? वो टैक्स लेने वाला, असेसमेंट करने वाला, जो वहां जाके उसका निरीक्षण करता है, वो सब दोषी नहीं है। ऐसा टैक्स लेते समय आपको ठीक लग रहा है नगर निगम टैक्स, बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी सभी की बनती, और उसके बाद आप जाके उसका तोड़ देते हैं। मेरे समझ में ऐसी कोई टेक्निक अभी तक तो नहीं आई। ये हमने मोबाइल उठाया, जैसे भी हम ई-पेमेंट कर देते हैं तो हम दबाए और मकान तैयार हो जाता है। एक दिन में कोई मकान या कोई बिल्डिंग मेरी ख्याल से तैयार नहीं होती, बकायदा काफी समय लगता हो। उतना समय नगर निगम का अधिकारी या इंजीनियर या जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है कि वहां से गुजरते ना और उनको ये अतिक्रमण दिखता ना, तब क्यों नहीं रोका जाता? तब अगर आप उसको रोक लें, मैं समझता हूँ कि जनता का बहुत पैसा बच जाएगा और वो पैसा जनता की विकास की कार्य में लग सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आज की इस परिचर्चा को हम यही विराम देते हैं। एक बार फिर से हम अपने सारे मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करते हैं कि आप यहाँ पर आए और हमें अपना कीमती समय दिया। दोस्तों, परिचर्चा के इस मंथन से निश्चित रूप से विकास का एक अमृत निकलेगा और हम सभी जबलपुर वासी इस परिचर्चा के निकले अमृत से लाभान्वित होंगे। एक बार पुनः सभी मेहमानों का तहे दिल से आभार, सभी दर्शकों का आभार, धन्यवाद, नमस्कार।